subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में हम लोग एक्सक्रीशन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने रिसेंटली एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट में ह्यूमंस को बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म स्टडी किया। ह्यूमंस के अंदर हमने देखा कि लिवर एंड किडनी मेन मेटाबॉलिक वेस्ट, पर्टिकुलरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं। किडनीज जहाँ पे एलिमिनेशन कर रहे होते हैं इन मेटाबॉलिक वेस्ट की, वहीं पे इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। आए जी उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनके क्योर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और इसके इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या है? बेसिकली किडनीज के अंदर किसी भी किस्म का पथरीला मादा अगर मौजूद हो तो उसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये किडनी स्टोन का मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस हो सकती हैं। केमिकल नेचर की बेसिस पे इन स्टोन्स को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है, दूसरा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है एंड तीसरा यूरिक एसिड स्टोन है। सबसे पहले बात करते हैं जी कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन के हवाले से। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बेसिकली हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होता है, यानी कि इसका मेजर कॉज ब्लड के अंदर कैल्शियम का हद से ज़्यादा बढ़ जाना। अब ये किस वजह से होता है? ये मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से होता है। इसका अगर हम इंसिडेंस देखें तो दैट इज़ 15%। उसके बाद हम बात करते हैं जी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की। हाइपरकैल्सीमिया की तरह ये हाइपर ऑक्सलूरिया इसका मेजर कॉज है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सलेट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ऑक्सलेट का मेन सोर्स देखें तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज हैं, और आप जानते हैं कि तकरीबन अपने रोज़मर्रा खाने में हम इन सब्जियों का और टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसका इंसिडेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 70%। उसके बाद बात करते हैं जी थर्ड टाइप की, दैट इज़ यूरिक एसिड स्टोन। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन है कि अगर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो यूरिक स्टोन बनाने के लिए मेन पॉजिटिव एजेंट है। इस डिजीज़ का जो इंसिडेंट है दैट इज़ 10%। अब मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं कि आखिर ये स्टोन्स बनते कैसे हैं। जब ब्लड के अंदर इन सॉल्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और बाद अज़ान ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं किडनी में और स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब जब ये स्टोन्स की शक्ल इख्तियार करके वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये किडनी के लिए और ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आते हैं, जिनमें 2 इंतहाई ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि यूरिन का इखराज ना हो पाना, और दूसरा इन्फेक्शन यानी कि ये जो स्टोन्स होते हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं, नुकीले होते हैं या इनकी सतह हमवार नहीं होती। तो जब ये पास ऑन हो रहे होते हैं या जहाँ पे ये मौजूद होते हैं ट्रैक के अंदर या किडनीज के अंदर, तो ये उसको ज़ख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज या फंगस वगैरह का एक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे इंतहाई शदीद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि काफ़ी तकलीफदेह होने के साथ साथ दीगर बीमारियों का भी सबब बनता है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन ही इंतहाई ख़तरनाक है। हम लोगों ने डिफरेंट जो केमिकल्स थे या डिफरेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट थी उनमें बात की थी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं और इनको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होके इंतहाई हज़ार्डस इफ़ेक्ट्स शो कर सकती हैं। लेकिन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये बॉडी से बाहर इनका इखराज नामुमकिन हो जाता है। इन वेस्ट के साथ साथ वाटर भी बॉडी के अंदर डिटेन होना शुरू हो जाता है,
जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक तो सोल्यूशन के अंदर जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ पानी भी बढ़ रहा होता है। तो सेल्स एट अ टाइम इनके जो हैजर्डस इफेक्ट्स है उनको भी बेयर करने पड़ सकते हैं सेल्स को, और साथ साथ ब्लड का वाटर का बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर भर जाना एडिमा भी कॉज कर सकता है। और हम जानते हैं कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सेल्स इतने ज़्यादा टर्जिड होते हैं कि बर्स्ट हो सकते हैं, इसलिए इन वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि इन किडनी स्टोन्स की क्योर क्या है। एक तो जो इंतहाई कन्वेंशनल मेथड है, सिंपल सर्जरी, ऑपरेट किया जाता है एंड किडनी स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा तरीका रिलेटिवली न्यू मेथडोलॉजी है, इसमें बगैर सर्जरी के यानी कि चीर फाड़ किए बगैर ही जो स्टोन्स हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। आइए जी डिटेल से डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज दिस लिथोट्रिप्सी। बिना ऑपरेशन के यानी कि चीर फाड़ किए बगैर रेडिएशंस की मदद से स्टोन को ब्रेक करना एंड बॉडी से बाहर पास ऑन करना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। लिथोट्रिप्सी में किडनी, गाल ब्लैडर, यूरेटर वगैरह सभी के स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। इसके बहुत से तरीके हैं, इसमें सबसे कॉमन जो तरीका है दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये बहुत कॉमन है। इसमें बेसिकली एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड की हाई कंसंट्रेशन को बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर स्टोन्स की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये शॉक वेव्स होती हैं तो ये स्टोन को उस शॉक की मदद से ब्रेक करती हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड करती हैं और हत्ता के इतना बारीक कर देती हैं कि वो बिल्कुल रेत की तरह बच जाते हैं। अब इस पाउडर या पोरस फॉर्म में ये बॉडी से बाहर इजीली विद यूरिन पास ऑन हो सकते हैं। इस तरह बगैर किसी ऑपरेशन के, किसी सर्जरी के बॉडी से सिंपल रेडिएशंस की मदद से इन स्टोन्स को ब्रेक करके पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरिन के साथ इंतहाई आसानी से पास ऑन किया जा सकता है। ये एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जिकल रिमूवल काफ़ी कम पेनफुल प्रोसेस होता है एंड काफ़ी फिजिबल होता है फॉर पेशेंट्स, स्पेशली इफ दे आर सेंसिटिव एंड इफ दे आर इन ओल्ड एज एंड कैन नॉट बियर द पेन ऑफ सर्जरी वगैरह वगैरह। किडनी स्टोन्स के बाद दूसरा खतरनाक प्रॉब्लम है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर बेसिकली गुर्दों का अपना काम मुकम्मल तौर पर छोड़ देने का नाम है, यानी कि हम इसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इनएबिलिटी ऑफ किडनीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन। इसके अगर हम कॉज देखें तो इसका मेन कॉज नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन है। नेफ्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि नेफ्रॉन किडनीज का मेन फंक्शनल यूनिट है, यानी कि अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें कि ब्लड कहाँ पे प्योरीफाई हो रहा होता है या ये जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है ये किस लेवल पे हो रही होती है, तो ये इन्हीं नेफ्रॉन्स के लेवल पे हो रही होती है। नेफ्रॉन का वो कौन सा हिस्सा है जो इसमें ज़्यादा मुतासर होता है और किडनीज अपना काम करना छोड़ देती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? बेसिकली ये ब्लड की सप्लाई है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुच्छा होता है ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट को वुमेन कैप्सूल यानी कि फर्स्ट ब्लाइंड एंडेड स्वोलन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ट्रांसफर करता है। अगर ग्लोमेरुलस ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिल्ट्रेट पासन नहीं होगा नेफ्रॉन में और किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके दो मेन फैक्टर्स हो सकते हैं, वो पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं रीनल फेलियर की वजह से? हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेट होना इंतहाई ज़रूरी है और किडनी बतौर एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम कर रही होती हैं। अब किडनी अगर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट बिलखसूस यूरिया वगैरह की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और बढ़ना शुरू हो जाएगी।
यूरिया ही की मिसाल ले लें, अगर ये बॉडी के अंदर बहुत हद तक बढ़ना शुरू कर देता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एनीमिया वगैरह हो सकता है। अब इसको क्योर कैसे किया जाए, इसके दो तरीके हैं, एक है डायलिसिस, दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले बात करते हैं डायलिसिस की। डायलिसिस सिंपली क्लीनिंग को कहते हैं, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, क्लीन करना डायलिसिस कहलाता है। इसमें क्रोनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जब गुर्दे मुकम्मल तौर पे अपना काम करना छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। डायलिसिस परफॉर्म करने के भी दो तरीके हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस बेसिकली क्लीनिंग ऑफ ब्लड को कहा जाता है, हीम से आपको आइडिया हो गया होगा। दूसरा है पेरिटोनियल, तो ये थ्रू पेरिटोनियल कैविटी डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। आइए जी इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का सिंपल मीनिंग है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून की सफाई सुथराई। किस तरह से हीमोडायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, बेसिकली ब्लड एक मशीन में से सर्कुलेट करता है। इस मशीन के अंदर आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर मौजूद होता है। इस डायलाइजर की दो स्पेसिस होती हैं जिनको थिन मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही होती है। इस मेम्ब्रेन के एक तरफ ब्लड जबकि दूसरी तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड पास किया जाता है। ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर मौजूद है, जबकि डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर उसकी कमी है। तो सिंपली प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत ब्लड में से एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ मौजूद डायलिसिस फ्लूइड में पास ऑन हो जाएंगे एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पानी की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि ब्लड से अक्रॉस द मेम्ब्रेन डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव कर जाएंगे। इस तरह से पूरे ब्लड को इस मशीन से पास कराया जाता है, सर्कुलेट कराया जाता है एंड देन क्लीन ब्लड दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ऑल्दो ये काफ़ी तकलीफ दे अमल है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट कैन क्योर द डिजीज एंड इट कैन गिव लाइफ फॉर सम टाइम टू द पेशेंट। हीमोडायलिसिस के बाद डायलिसिस का दूसरा तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ब्लड को क्लीन किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी की अगर हम इंटरनल लाइनिंग देखें तो वहां पे एक थिन एपिथेलियम लेयर मौजूद है जिसे पेरिटोनियल कैविटी की निस्बत से ही पेरिटोनियम का नाम दिया जाता है। हीमोडायलिसिस में हमने देखा कि ब्लड को एक मशीन के थ्रू सर्कुलेट कराया जाता है जिसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर मौजूद है, जिसकी दो स्पेसिस थी और उनको एक थिन मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही थी। इस मेम्ब्रेन के एक तरफ डायलिसिस फ्लूइड और दूसरी तरफ ब्लड सर्कुलेट करता है। पेरिटोनियल कैविटी में भी नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर यही फिनोमेना चल रहा होता है। पेरिटोनियल कैविटी में वाया कैथेटर डायलिसिस फ्लूइड एंटर किया जाता है। अब इस पेरिटोनियम यानी कि एपिथेलियल की जो एपिथेलियम लेयर है थिन इन पेरिटोनियल कैविटी, उसके एक तरफ डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है और दूसरी तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है जिसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स मौजूद हैं। अब पानी और दूसरे वेस्ट जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन है उनकी ब्लड में एंड लो कंसंट्रेशन है इस टाइम डायलिसिस फ्लूइड में, तो वो हाई कंसंट्रेशन से अक्रॉस द पेरिटोनियम यानी कि अक्रॉस दिस एपिथेलियम मेम्ब्रेन जो डायलिसिस फ्लूइड है उसमें पास ऑन हो जाएंगे और इस तरह से पूरे ब्लड को डायलाइज या क्लीन कर लिया जाता है। डायलिसिस के बाद दूसरा तरीका है रीनल फेलियर्स को ट्रीट करने का, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एक तकलीफदेह मरहला होने के साथ साथ टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव मैयर भी है। तो बेसिकली ये एक आर्जी इलाज तो है,
लेकिन एक मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं है, बिलखसूस अगर एंड स्टेज रीनल फेलियर हो या यूरेनिया वगैरह हो, तो इन क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर डायलिसिस इज ऑफ नो यूज. Then the patient is left with the only option, that is surgical transplantation of a matching kidney, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट का नाम देते हैं. और किडनी ट्रांसप्लांट एज कंपेयर टू डायलिसिस एक परमानेंट सोल्यूशन है फॉर किडनी फेलियर. स्टूडेंट्स, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनका क्योर यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिफरेंट स्टोन्स, उनकी केमिकल नेचर, उनका फॉर्मेशन प्रोसेस एंड उनके क्योर के बारे में बात की. उसके बाद हमने रीनल फेलियर में डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात की. डायलिसिस टेम्परेरी सोल्यूशन है और किडनी ट्रांसप्लांट परमानेंट सोल्यूशन है इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज रीनल फेलियर डिजीज. इसके साथ ही जी आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है. आइए बात करते हैं जी इस आर्टिकल से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. स्टूडेंट, इस आर्टिकल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी दफ़ा प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिस्कस सम किडनी प्रॉब्लम्स विद देयर क्योर्स. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस किडनी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस. ये एज इट इज़ इन्हीं स्टेटमेंट के साथ मुख्तलिफ बोर्ड्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं. इसके साथ ही स्टूडेंट्स वर्टिब्रेट एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वर्टिब्रेट कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह ताला थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना. साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.